नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने क्या किया था कि संसद की संरचना, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। आज ये करते हैं, देखना। ये आर्टिकल नंबर 80 में आएगा, वो राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा की एक तो संरचना, स्ट्रक्चर, और एक हम पढ़ेंगे इसमें संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, और एक इसका कार्यकाल टेनर कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्यकाल, कि प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, और जो शेष के लिए जो ये होता है चुनाव, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हम पढ़ेंगे इसमें चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि राज्यसभा सदस्यों के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन वोट डालते हैं। ओके, एक आ जाएगा इसमें योग्यता, एमपी की योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, और एक पढ़ेंगे इसमें अयोग्यता, है ना। ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, तो इनको 1 बाय 1 करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं इसको, 3 नाम है। करते हैं, देखना। एक तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा क्या हो जाएगा, उच्च सदन, द्वितीयक सदन, वृद्ध सदन, स्थायी सदन, और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है। स्थायी क्यों कहते हैं राज्यसभा को, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता कभी भी, भले ही सरकार गिर जाए, लोकसभा भंग हो जाए, लेकिन राज्यसभा एज इट रहती है। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये उच्च सदन, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहेंगे। अपर हाउस, है ना, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा द्वितीयक सदन, सेकेंडरी हाउस। एक आ जाएगा वृद्ध सदन का मतलब ऑक्टोजेनेरियन हाउस, इसमें सीनियर लोग भी जाते हैं ज़्यादा, ऑक्टोजेनेरियन हाउस। एक स्थायी सदन, है ना, परमानेंट हाउस, है ना। ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। राज्यसभा को इन नामों से भी जानते हैं, है ना। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें संख्या कितनी होती है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर संख्या पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा की जो संख्या है वो मैक्सिमम 250 तक हो सकती है। देखना, 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली ये केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। तो तभी यह निर्णित हुआ था कि मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की, 250, जिसमें से 238 का इलेक्शन होगा और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों से होंगे, उनको अभी लिखकर आपको बताएंगे। तो मैक्सिमम संख्या कितनी, 250। वर्तमान में कितनी है, 245, जिसमें से 233 का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या ये हो जाएगी 250, जिसमें से 238 का चुनाव होगा और 12 सदस्य मनोनीत होंगे। ये क्या होंगे, मनोनीत। राष्ट्रपति महोदय करेंगे मनोनीत, जो 4 क्षेत्र से होने चाहिए अभी, और इनका चुनाव होगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, है ना, इसमें 245 में 245, जिनमें से 233 का चुनाव होता है और 12 मनोनीत होते हैं। ये 12 मनोनीत या नामित, नॉमिनेट, नामजद एक ही नाम है सब। ओके, 233 का चुनाव कहाँ से होगा, जो राज्य होंगे,
है ना। इसमें निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए, जो इलेक्टेड एमएलए होंगे वो भाग लेते हैं इसमें, एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित राज्यों की भी सीट नहीं, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेते हैं, है ना। एक तो राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा, सदस्य यानी कि जो एमएलए होंगे, एमएलए इनके द्वारा चुने जाएंगे। इन 233 का निर्वाचन होगा। इनकी वोट कौन डालेगा? जो राज्य की विधानसभाएं होंगी, विधान परिषद नहीं, देखना सभी राज्यों में विधान परिषद भी नहीं है, केवल 7 राज्यों में ही है ना। विधानसभा के एमएलए भाग लेंगे। और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो एमएलए होंगे, दिल्ली और पांडिचेरी कि जो सदस्य हैं ये भी भाग लेते हैं, है ना। 12 सदस्य जो मनोनीत होंगे, जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये 4 फील्ड से होने चाहिए। 4 फील्ड कौन कौन से होने चाहिए? जैसे कला संस्कृति, कला संस्कृति, है ना। कोई व्यक्तियों से कला संस्कृति में बहुत महारत हासिल है ना। जैसे खेल खिलाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी में आ जाएगा, कला संस्कृति। जैसे एक बार सचिन हुए थे ना नॉमिनेट, वो कला संस्कृति क्षेत्र से, हालांकि क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट या खेल जगत किस में आ जाएगा? कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में। वर्तमान में कौन है खेल से? जैसे MC मैरी कॉम, पूर्वोत्तर राज्यों की जो बॉक्सर भी हैं। तो कला संस्कृति का एक होना चाहिए साहित्य, साहित्य लिटरेचर, और एक विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान, या फिर समाज सेवा, समाज सेवा, है ना। सोशल रिफॉर्मर, या तो सोशल एक्टिविस्ट होने चाहिए, या फिर साइंटिस्ट होने चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर होना चाहिए। वर्तमान में आर्ट एंड कल्चर के 4 या 5 मेंबर हैं शामिल। एक तो MC मैरी कॉम ही आ जाएगी इसमें, एक रूपा गांगुली है, वो भी कला संस्कृति क्षेत्र से हैं। एक आ जाएंगे इसमें मल्होत्रा करके कुछ नाम हैं क्या ऐसे, है ना। और साहित्य के क्षेत्र में राकेश सिन्हा को नामजद किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और एक समाज सेवा के क्षेत्र में है राम सकल, है ना। तो इनको कौन राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? और ये हमने कहाँ से लिया कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये किस संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित, है ना। वहाँ पर भी ऐसे मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो खैर वर्तमान में जो स्थिति है 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 का चुनाव होता है, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया है। जैसे लोकसभा में 2 होते हैं, वही प्रोसेस कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड के संविधान से। और यहाँ पर ये 4 क्षेत्रों में महारत हासिल होनी चाहिए, 4 में से किसी एक में, या 1 से अधिक में किसी में भी, है ना। कला संस्कृति, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा। ये 233 निर्वाचित होंगे। निर्वाचन इनका कौन करेगा? जो एमएलए होंगे। एमएलए स्वतंत्र राज्यों के और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित राज्यों के एमएलए वोट डालते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हुई कि संख्या हुई। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आप ये देखिए जो इनका इलेक्शन होता है, ये संख्या कैसे कैसे अलग ग्रुप बनाए गए हैं इसके। जैसे वर्तमान में संख्या कितनी? 245, जिसमें ये मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। इसके 3 भाग किए गए हैं, 3 भाग। जैसे ग्रुप बनाए गए A, B और C। इसको ध्यान से समझना है आप। 245 के मान लीजिए ग्रुप में है 82, 82 और 81। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया हमने। आप C को A मान लीजिए, A को B, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। हमने 82 और 81 के 3 ग्रुप बनाए, है ना। ये A, B और C। तो अगर वर्तमान से हम स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे 2020 में इलेक्शन होना है, तो वो सभी के लिए नहीं होगा, वो किसी एक ग्रुप के लिए होगा। देखना क्वेश्चन आता है कि कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा सदस्यों का। तो कार्यकाल कितना? कार्यकाल एक सदस्य का 6 वर्ष होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो इस तरह एक कार्यकाल कितना हुआ? एक सदस्य का 6 वर्ष हो जाएगा, है ना। इसको लॉजिकली आप समझिए एग्जाम्पल से। एक इसका 1/3 अगर सदस्य करते हैं तो 82 और 81 के 3 ग्रुप बनते हैं। मान लीजिए इस ग्रुप के लिए अभी 2020 में चुनाव हुआ है, अगले ग्रुप के लिए 2022 में इलेक्शन होगा, अगले ग्रुप के लिए 2024 में इलेक्शन होगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद।
राज्यसभा सदस्यों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होते रहते हैं, लेकिन कार्यकाल एक सदस्य का 6 वर्ष होता है। इसका मतलब 1/3 सदस्य रिटायर हुए फिर, है ना। तो 2020 में इनका कार्यकाल कब तक होगा? 2026 तक। 2020 में अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप के सदस्यों का चुनाव है 2020 में, वर्तमान में अब हुआ है, इनका कार्यकाल 2026 तक। 2022 वाले हैं, इनका कब तक कार्यकाल होगा? 6 वर्ष जोड़ दीजिए आप इसमें, 22 और 6 कितने हुए? 2028 तक का कार्यकाल हो जाएगा। और जो 2024 में हुआ है, इनका कार्यकाल 2030 तक हो जाएगा, 2030 तक, 6 वर्ष का कार्यकाल। तो ये 3 ग्रुप बनते हैं, है ना। हमने 3 ग्रुप बनाए हैं ABC करके, तो इसे समझिए। और भी देखना, तीनों के लिए इलेक्शन हुए हैं। 2020 में चुनाव हुए हैं, 2022 में चुनाव हुए हैं, फिर 2026 में हुए हैं। अगला चुनाव फिर कब होगा, है ना? 2000 ये हो जाएगा, अगला चुनाव होगा, इसमें जोड़िए 2026 में, 2026, है ना। 2026 में क्या होगा? जो एक ग्रुप वाले हैं इनका कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। देखो 2020 में हुए, फिर 22 में, 22 के बाद 24 में, अगला चुनाव होगा फिर 2026 में। किसके लिए होगा? ए ग्रुप के लिए, यानी कि ग्रुप भी चेंज होते रहेंगे। ए का कार्यकाल तब तक पूरा हो जाएगा 26 में, क्योंकि ए का कार्यकाल है 26 तक। इन सदस्यों के लिए 2026 के इलेक्शन होंगे, है ना। तो राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो कितने सदस्यों का होता है इलेक्शन? या तो 82 का, 82 या 81 का होगा। इनका हुआ 2020 में, फिर 22 में होगा, फिर 24 में होगा। 24 के बाद नया इलेक्शन कब होगा? 26 में होगा। 26 तक ए ग्रुप के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, फिर इनके लिए होगा। अगला इलेक्शन होगा 2028 तक, 2028 में इनका कार्यकाल हो जाएगा पूरा, फिर होगा 30 में, 30 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे साइकिल चलती रहती है एक, ठीक है ना। सर जी सर, जो ये गुप्त मतदान प्रणाली है, ये इसकी राज्यसभा हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से ली गई? अच्छा, देखना भैया पूछ रहे हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली, 2 मतदान प्रणाली होती है। अभी खैर इसमें चुनाव में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान प्रणाली के आधार पर होता है, ओपन वोटिंग सिस्टम। ओपन वोटिंग सिस्टम क्या होता है? देखना, ज़्यादातर जो हम वोट डालते हैं ये गुप्त मतदान प्रणाली होती है ना। ग्राम प्रधान के लिए वोट डालते हैं, MP MLA के लिए डालते हैं वोट, गुप्त मतदान प्रणाली। यानी कि एक जैसे पोडियम है ना, इस तरीके से एक बॉक्स होगा, उसमें वोट डालते हैं। लेकिन जो इसके MPs होंगे राज्यसभा के, इनके लिए वो ओपन होता है, बैलेट बॉक्स बना देंगे, वो ओपन है। और ये प्रणाली हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। खुला मतदान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है ना। बाकी और इसमें आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसको नोट कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि संख्या के बारे में और ये कार्यकाल कितना होता है ना। तो अब हम करते हैं निर्वाचक, ये चुनाव कैसे होगा, चुनाव और निर्वाचक मंडल। चुनाव देखना, राज्यसभा के जो MP होंगे, ये सदस्य, उनका चुनाव कैसे होगा? एक तो अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान प्रणाली के आधार पर, नंबर 3 एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, है ना। ये 3 चीज़ें हैं। तो क्या हो जाएगा चुनाव? एक तो अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा हाँ, खुला वोट प्रणाली, ओपन वोटिंग सिस्टम, ओपन वोट सिस्टम, खुला मतदान प्रणाली, है ना। तीसरा होगा एक एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो राष्ट्रपति वाले में भी पढ़ा था हमने। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या होता है, इनके बारे में समझिए। देखना, MP के लिए जो वोटिंग सिस्टम होगा, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है एक तो प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष चुनाव। ग्राम प्रधान के लिए हम प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, वोट डालते हैं। और MP MLA के लिए भी डायरेक्ट हम वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो राज्यसभा के MPs होंगे, इनके लिए वोट कौन डालेगा? जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। हमारे द्वारा प्रतिनिधि कौन है? वो लोकसभा, इसके MLAs होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य। तो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, क्योंकि वोट में MLAs भाग लेते हैं,
है ना। और इन एमएलए को कौन चुनता है, विधायक को कौन चुनता है, हम चुनते हैं, हम वोट डालते हैं इसके लिए, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। खुला वोट प्रणाली क्या है, ओपन वोटिंग सिस्टम। ओपन वोट सिस्टम ये हुआ कि वहाँ पर जो बैलेट बॉक्स होगा, एक ये मतदान बॉक्स वो खुला होगा, है ना, बंद नहीं होगा। ये हमने प्रणाली कहाँ से ली है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होते हैं, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं वहाँ पर। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग ऐसा अनुपात निकलना चाहिए कि हर राज्य से बराबर आना चाहिए वोटिंग सिस्टम, है ना। एक लाइन में आप ये समझिए, राज्यसभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना। ये यानी कि एक ज़िले में एक होगा या 2 में एक होंगे, जैसा भी एक डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, जो एक चुनाव आयोग का अनुषंगी ये भी है आयोग, जैसा वो उचित समझे। परिसीमन आयोग होता है, वो 2 या 3 जिलों पर एक भी बना सकता है, या एक में से वो 2 भी कर सकता है, जैसा भी उचित समझे। तो ये जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है, या तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक होता है, 16 लाख लिख दिया, 10 लाख की जनसंख्या पर, या फिर 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, एक गांव की जो पॉपुलेशन है मान लीजिए 10,000 है वहाँ की, या 8,000 है, तो एक ग्राम प्रधान 8,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही जो राज्यसभा का MP होगा, ये 10 लाख या 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। तो ये चुनाव होता है ऐसे। अच्छा, एक देखिए आप निर्वाचक मंडल। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कोई संसद सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा का MP होगा, ये क्या किसी और राज्य से भी चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल। 2003 में परिवर्तन हुआ था। 2003 से पहले तो ये था कि जिस राज्य से चुनाव लड़ना है वो उसी का मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन 2003 के बाद क्या हुआ, कोई भी प्रत्याशी किसी भी राज्य से चुनाव में खड़ा हो सकता है। 2003 के बाद में परिवर्तन आया था, 2003, है ना। कोई प्रत्याशी किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, भले ही वहाँ का निवासी नहीं हो, ठीक है ना। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल, है ना, वोट कौन कौन डालेंगे राज्यसभा सदस्य के लिए। निर्वाचक मंडल देखना, राज्यों की विधानसभा के सदस्य होंगे, जैसे राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल के भी फिर 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होता है, विधानसभा, और एक विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य MLA कहलाते हैं, MLA। विधान परिषद के MLC, है ना, इनको हिंदी में विधायक कहेंगे, विधायक। और ये क्या हो जाएंगे, ये भी हिंदी में विधायक हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों को हिंदी में विधायक कहेंगे। लेकिन जो MLC बनते हैं ये भारत में 7 ही राज्यों में बनते हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें MLC भाग नहीं लेते। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, MLAs भाग लेते हैं, सिर्फ MLAs। और MLA के भी 2 कैटेगरी होती हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, यूपी, साउंड बहुत हो रही है बाहर की, है ना, नॉइज आता है कि यूपी में कितने 404 मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश में MLA 404 होते हैं। इसमें 403 का तो इलेक्शन होता है, और एक मनोनीत करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही मनोनीत। यूपी में कोई भी मनोनीत नहीं है ना। राज्यपाल 1 से अनधिक सदस्य को MLA के रूप में मनोनीत कर सकेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और ये 403 क्या है, इनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन, इनके लिए तो वोट डालते हैं। तो जो 403 MLA हैं, है ना, ये भाग लेते हैं इसमें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। ये वोट डालेंगे उसकी, ये MP के लिए वोट डालते हैं। एक बार और समझिए, राज्यों के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाईकैमरल सिस्टम। एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य MLA, विधान परिषद के MLC। फुल फॉर्म बताई दिया आपको, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। हिंदी में MLA को विधायक, हिंदी में MLC को भी विधायक कहेंगे, है ना। लेकिन ये 7 ही राज्यों में है भारत में विधान परिषद। तो इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, विधानसभा के इलेक्टेड MLAs,
विधानसभा के निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे इसमें, है ना। जो इसमें नॉमिनेटेड है, मनोनीत, जो राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं वो भाग नहीं लेते। एक तो ये भाग लेते हैं, और केंद्र शासित राज्यों के दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये निर्वाचक मंडल हुआ इसका। अच्छा जी, योग्यता देखिए, अब इसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, आप चाहे तो नोट करते रहिए इसको साथ साथ। ओके, योग्यताएं पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं और अयोग्यताएं दोनों देखिए। योग्यताएं देखना, नंबर एक तो भारत का नागरिक ही होना चाहिए, है ना, भले ही वो किसी राज्य का निवासी हो जाए। नंबर 1 भारत का नागरिक, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3 संसद राज्यसभा के सदस्य चुनाव से संबंधित कोई अन्य कानून बना सकती है ना, हालांकि अब तक कानून वो नहीं बनाया कुछ भी। नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। नंबर 2 उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। और नंबर 3 हो जाएगा संसद कोई कानून बना सकती है, संसद कोई भी कानून या एक्ट विधि बना सकती है योग्यता से संबंधित, है ना। ये 3 योग्यताएं होती है, क्वालिफिकेशंस होती है। अयोग्यताएं क्या होती है, अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, और पार्लियामेंटेरियंस। देखना, अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद नंबर 101 और 102 में आता है, 102 और 103, इन तीनों को समझिए आप। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, 101, 102, 103, है ना। ये अयोग्यता से संबंधित है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन, संसद सदस्यों की अयोग्यताएं। अयोग्यताएं क्या होंगी, जैसे इन दोनों में अयोग्यताएं लिखी हैं, है ना। इसमें फिर अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य होगा उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो प्रोसेस 103 में लिखा है। तो क्या, एक तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी संसद सदस्य या उम्मीदवार लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 मानसिक रूप से विकृत ना होना चाहिए। नंबर 3 हो जाएगा बैंक का दिवालिया ना होना चाहिए। नंबर 4 वो विदेशी नागरिक ना होना चाहिए, अपनी इच्छा से दूसरे देश की उसने नागरिकता अगर ग्रहण कर ली हो, या फिर वो भ्रष्ट कार्यों में लिप्त ना होना चाहिए। इसके अलावा संसद अयोग्यता से संबंधित और भी कानून बना सकती है ना। तो क्या क्या हुए, एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। विदेशी नागरिक, है ना, नागरिकता, उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो या अपने देश की समाप्त कर दी हो, बात एक ही है। एक है वो मानसिक विकृत, मानसिक रूप से विकृत। हिमांशु समझ रहे हैं ना इसका मतलब, मानसिक रूप से विकृत, हाँ, सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल, ओके। मानसिक रूप से विकृत ना होना चाहिए। और एक वो दिवालिया ना होना चाहिए, दिवालिया, है ना। दिवालिया का मतलब बैंक से लोन लिया हमने, वो ना दिया हो, या कुछ भी और भी चार्ज लग सकता है ऐसे। अच्छा जी, एक है कि वो भ्रष्ट कार्यों में लिप्त ना होना चाहिए, भ्रष्ट कार्य। संसद इसके अलावा अन्य कानून और भी बना सकती है। अन्य कानून कौन बना सकती है, संसद। जैसे योग्यता से संबंधित संसद कानून बना सकती है, ऐसे ही अयोग्यता से संबंधित भी संसद कानून बना सकती है अन्य। ओके, तो क्या होगा अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर या विदेशी नागरिकता ग्रहण की है या अयोग्य हुआ है किसी भी आधार पर, तो 103 के तहत अब उसको अयोग्य ठहराया जाएगा। देखना अयोग्य कौन ठहराएगा, इसमें अब 2 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति, है ना। तो पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 64 में था। देखना कोई भी संसद सदस्य योग्य है या नहीं है ना, इसका जो निर्णय करेंगे ना, इसकी जो जांच करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन अंतिम रूप से राज्यसभा के एमपी की जो सदस्यता है वो नष्ट की जाएगी, वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाएगी, है ना। मान लो कोई ए मेंबर है,
ये सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, ये व्यक्ति योग्य है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय इसकी जांच करेंगे, चाहे तो चुनाव आयोग की सलाह लें या किसी और अन्य संस्था की। और ये देखा कि ये व्यक्ति तो अयोग्य पाया गया है। अब राज्यसभा की जो सभापति होंगे यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय इसकी सदस्यता कैंसिल करेंगे, अब मोहर लगा देंगे, इसकी सदस्यता नष्ट कर देंगे अब वो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मामला दल बदल का है, कल भी आपको बताया था उसमें लोकसभा पर भी अप्लाई होता है, अगर दल बदल का मामला है, दल बदल 10वीं अनुसूची में जो पढ़ेंगे, 10वीं अनुसूची ना, 10th शेड्यूल, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है, फ्लोर क्रॉसिंग, इंग्लिश में फ्लोर क्रॉसिंग है ना, या एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर किसी पर ये आरोप लगा है दल बदल का, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से चुनाव लड़ा है ना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, अब उस पर दल बदल का लगता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट है दिया हो कि कितने परसेंट तक होता है वो, है ना। मान लीजिए ए मेंबर है, ए मेंबर पर दल बदल का आरोप लगा है, इसका अंतिम रूप से निर्णय सभापति करेंगे, अंतिम रूप से कैंसिलेशन भी सभापति ही करेंगे, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति जी का रोल नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो दल बदल का अगर आरोप लगा है, अब जो सभापति होंगे यानी कि उपराष्ट्रपति ही कैंसिल करेंगे, उपराष्ट्रपति अंतिम निर्णय करेंगे इसका, है ना। तो ये क्या होती है? संसद सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं और अयोग्यताएं। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, योग्यता अयोग्यता किस में लिखी हुई है? 102 103 में। ओके, अच्छा अब आता है इसमें जो वोटर्स होंगे, वोटर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए? वही कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एमएलए वोट डालते हैं इसके लिए। तो और बताइए क्या बताना इसके बारे में। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा में किसी राज्य की संख्या कितनी और राज्यसभा की कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा, चाहे तो आप उसका मैप बना लीजिए, है ना, या फिर उसको चार्ट एक दिखा देंगे, उसमें 1 बाई स्टेज वाइज आपको फिल करके दिखाएंगे। एक तो क्वेश्चन आता है लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य से कितने हैं, और एक राज्यसभा के आते हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन ऐसे आने लगा कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2 की जोड़कर एक तीसरे के बराबर है, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस में है, सबसे कम किस में है, राज्यसभा की किसी राज्य में कितनी है, पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी है ना। या फिर पूछ लेते हैं कि लोकसभा की जो सीटें हैं ये यूटीज में कितनी हैं। तो इसका अभी एक चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है जी। ओके, ओके बच्चों, तो ये हमें क्या करना है कि स्टेट वाइज इसमें दी गई लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स, है ना, सभी ये लोकसभा की दी, जैसे जम्मू कश्मीर में 6, हिमाचल प्रदेश में 4 है, उत्तराखंड में 5, ये सभी स्टेट्स की है तो लोकसभा की दी हुई है। ये राज्यसभा की है ना, ये कितने स्टेट्स हैं? 14। उसके बाद में फिर स्टेट नंबर 15, 16 है ना, उड़ीसा की 21, मध्य प्रदेश की 29, और दूसरे कॉलम में राज्यसभा की दी है। इधर फिर यूटीज आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य में जैसे दिल्ली की हैं, दिल्ली कितनी है? 7 हैं, राज्यसभा की कितनी है? 3। चंडीगढ़ में कितनी है? 1, राज्यसभा की 0। पांडिचेरी में कितनी है? 1, और राज्यसभा की कितनी है? 1, है ना। ये सभी स्टेट उसकी दी हैं, यूनियन टेरिटरी की। तो टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? 545, और राज्यसभा की कितनी है? 245, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत वाले भी हैं, है ना, वो राज्यसभा के हैं। तो ये आप ये टोटल करके इसका देख लीजिए। लेकिन इसको याद करने का एक दूसरा तरीका होगा, आप इसको मैप से याद कीजिए, ऐसे नहीं याद हो पाएंगे। हमने जो ये स्टेट्स लिखे हैं ये सभी ऊपर से नीचे की तरफ हैं। एक बार अगर इसको मैप में देख लेते हैं, 1 मिनट, इसे मैप से करते हैं, देखना इस बार ने आपकी स्टेट भी याद हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई नाम याद करना है ना आपको, वो बिना मैप के मत करना, वरना भूल जाएंगे। उसकी लोकेशन जरूर होनी चाहिए, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर का दिया है इसमें 6, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल का लिखा, पंजाब का लिखा है इसमें 13, एंड राजस्थान का 25, गुजरात का 26, महाराष्ट्र का 48, ये कितना आ जाएगा? 28, कर्नाटक, और केरल में कितने हो जाएंगे फिर? 20। ऐसे ही फिर इधर को बढ़ना है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट्स हैं, है ना। आंध्र प्रदेश में कितनी टोटल? 42। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन से 2 राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीट्स बराबर हैं? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है ना। पूर्वोत्तर राज्यों के एक साथ कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, है ना। 7 सिस्टर स्टेट्स हो जाएंगे।
तो आपको ऐसे करना है, ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से है स्टेट वाइज। इस बहाने आपकी ये मैप याद हो जाएगा। मैप आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर अब नहीं करेंगे आप पॉलिटी में, ज्योग्राफी में करना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये आप मैप में फिल करना है इसके अंदर, ये है ना, ऐसे ही ना रटने लगना जैसे बुक्स में लिखा रहता है ना। बुक्स में तो क्या पहले ए के दिए गए हैं, फिर बी के दिए गए हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, ये असम के, और फिर बिहार के, है ना। तो मैप वाइज याद करना है आपको, स्टेट वाइज ही। ओके, तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा की और राज्यसभा की, या टैली करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, है ना, कि कौन कौन से राज्य है जिसमें बराबर हैं। तो आप इनका टोटल कर लीजिए, लोकसभा का और राज्यसभा का, ये 542 और 245, तो ये सब सीट्स हो जाएंगे। आके इसको नोट कर लीजिए आप चाहें तो।